नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। मेरे वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं जिसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो द्वारा। मैंने उस सारे प्रश्नों को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला था कि सर्दियों का और मेंटल यानी कि मानसिक बीमारियों का क्या रिलेशन है। दूसरा था कि बुढ़ापे में कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करना चाहिए या नहीं, या उसका इलाज क्या है। और तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो रक्त जांच से उसका निदान हो सकता है, यानी कि ब्लड टेस्ट से उसका डायग्नोसिस हो सकता है। तो इन विषय के बारे में मैं आज अपने वीडियो में बताऊंगा। पहला प्रश्न था कि सर्दियों में मानसिक हेल्थ कैसी होती है, यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक बाइपोलर डिजीज़ का भी भाग है, यानी कि सीज़न के हिसाब से मूड चेंजेस होते हैं, उसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। ज़्यादातर ये विंटर में डिप्रेशन होता है, ये कॉमन है, और गर्मियों में ये मेनियक डिसऑर्डर भी हो सकता है। मेनियक यानी आदमी उत्तेजित हो जाता है। तो विंटर में डिप्रेशन यानी खिन्नता, यानी कि एकदम से डल हो जाता है, और समर में वही आदमी एकदम उत्तेजित हो जाता है। इसे हम बाइपोलर डिजीज़ कहते हैं। तो सर्दियों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। मूड स्विंग्स, मूड डिप्रेशन, ये सब काफ़ी कॉमन होते हैं सीज़न में, क्योंकि विंटर में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। तो अंधेरे में जो डिप्रेशन आता है वो इन लोगों में आता है। इसीलिए इनको एडवाइस दी जाती है कि ये ब्राइट कलर्स यूज़ करें, विंटर में ब्राइट कलर्स को देखें, ब्राइट लाइट में रहे, अंधेरे में ना रहे, क्योंकि ये अंधेरे में रहते हैं तो बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन हर एज ग्रुप में आता है। चाइल्डहुड का डिप्रेशन अलग होता है, यंग लोगों का डिप्रेशन अलग होता है, और एल्डरली का डिप्रेशन अलग होता है। एक ओल्ड एज का डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हमारी ओल्ड एज, उस समय हमें डिप्रेशन आता है। तो ओल्ड एज डिप्रेशन एक अपने आप में एक टॉपिक है, और उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूर से लेना चाहिए। और जो कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे काउंसलिंग ट्रीटमेंट हो, जिस तरीके भी ट्रीटमेंट ले सकते हो आप, वो ज़रूर से लेनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन बहुत सारे और बीमारियां को पैदा कर सकता है। दूसरा विषय था वृद्ध अवस्था और कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ओल्ड एज और कोलेस्ट्रॉल। जनरली एज के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी कि जो लोग 65-70 साल के ऊपर है उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली ज़्यादा होता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल की रेंज होती है वो हम हल्के से ज़्यादा होती है नॉर्मल से। ये इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में रिपेयर वर्क के लिए यूज़ होता है। तो जैसे हम ओल्ड होते हैं वैसे हमारे शरीर के कुछ हिस्सों को रिपेयर वर्क कॉन्स्टेंटली ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, 70 साल की उम्र के बाद आप कम्प्लीटली हेल्दी हो, कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, कोई ब्रेन की बीमारी नहीं है, कोई किडनीज़ की बीमारी नहीं है, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हल्के मात्रा से ज़्यादा पाया जाता है तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई इलाज करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मल है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 230, 250, 260 तक रहता है वो नॉर्मल है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है और उसके लिए कोई एंटी कोलेस्ट्रॉल ट्रीटमेंट चालू की है तो उस एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन की भी ज़्यादा डोज नहीं देते हैं 70 साल की उम्र के बाद, क्योंकि उस एंटी कोलेस्ट्रॉल के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है इन एल्डरली पेशेंट में। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया था, वो ज़रूर देखना। उसमें मैंने सारे साइड इफ़ेक्ट्स लिस्ट किए, और ये वृद्ध अवस्था में यानी कि 70 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा होने की एक संभावना होती है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स बूढ़े हो चुके होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल को अग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी उम्र 70 साल के ऊपर है तो। तीसरा जो विषय था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमें सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही पता चलती है, यानी ब्लड टेस्ट अगर हम रेगुलरली करते रहे तो हमें उस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से रोका जा सकता है।
सबसे जो कॉमन बीमारी है वो है डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि जो डायबिटीज़ है। ये सिर्फ ब्लड शुगर मेजरमेंट से ही अर्ली स्टेज में पता चलता है, यानी कि आपको फास्टिंग ब्लड शुगर और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी कि HbA1c ये रेगुलरली कराना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आपको ये रेगुलरली कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़ है तो आपने ये टेस्ट रेगुलरली कराना चाहिए। ये 2 टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 100 के नीचे होनी चाहिए हरदम, और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी कि HbA1c हरदम 6 के नीचे होना चाहिए। जब कभी भी ये आंकड़े पार करता है उस समय हमें ये मान लेना चाहिए कि हम प्री डायबिटिक कंडीशन में है और इसका इलाज पूरी तरीके से अच्छे से रिवर्सल हो सकता है। अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को मिल के आप इसका इलाज करा सकते हो। दूसरी जो बीमारी है जो ब्लड टेस्ट से ही पता चलती है वो है थायराइड की बीमारी, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। TSH लेवल्स हरदम कराते रहना चाहिए, और ये ज़्यादातर विंटर में या एक्सट्रीम समर में ये TSH लेवल्स हाई आते हैं जिनको थायराइड की बीमारी डिसफंक्शन होता है। उनमें एक जनरल तौर पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अनीमिया होता है यानी हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हल्के से सांस फूलता है, वजन बढ़ता है, पैरों पे स्वेलिंग आती है। ये सारे सिम्टम्स थायराइड के हैं। और थायराइड की एक अच्छी बात है कि इसका थायरॉक्सिन लेने के बाद ये कम्प्लीटली नॉर्मलाइज हो जाता है, सारे सिम्टम्स चले जाते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। इसलिए TSH भी रेगुलरली कराना चाहिए। तीसरी जो बीमारियां हो सकती है वो है विटामिन डेफिशिएंसी से। आजकल सारे विटामिन्स का जनरली लेवल्स होता है। जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स है वो है विटामिन D और विटामिन B12। विटामिन D हमें पता है कोविड में भी वो इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी बढ़ाता है कुछ हद तक, स्टेरॉइड जैसा रोल है उसका ब्रोंकियल अस्थमा में भी, और बहुत सारे विटामिन D के अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि बॉडी एक हो रहा है, बोन में पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, एक अनसर्टन फीलिंग आती है, सांस फूलता है कई लोगों का। तो ये कॉमन सिम्टम विटामिन D डेफिशिएंसी के हैं। तो रेगुलरली हमें विटामिन D करा लेना चाहिए, और अगर लो है तो उसकी ट्रीटमेंट रेगुलरली लेनी चाहिए। विटामिन B12 एक विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी हमें ब्लड टेस्ट कराने पे ही पता चलता है। उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एनीमिया होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन लो आ सकता है, या झंझनाहट हाथ पैरों में होती है कई लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। अल्कोहलिक में ये काफ़ी सीवियर हो सकता है, यानी कि जो लोग शराब पीते हैं उनमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी सीवियर हो सकते हैं, और उनको एनकेफेलाइटिस भी हो सकता है। कई लोगों को पैरालिसिस तक का अटैक आ सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी से, और कई लोगों को इसोफेजियल कैंसर्स भी पाया गया है जिनके विटामिन B12 लेवल काफ़ी लो होते हैं। शॉर्ट में बताओ तो क्या क्या टेस्ट करनी है अपने को? फास्टिंग ब्लड शुगर, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, TSH के साथ कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल भी रेज्ड है और TSH भी हाई है उसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म है। हीमोग्लोबिन करवाना है, हीमोग्लोबिन लो है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन D के लेवल्स करवाना है रेगुलरली हमें। तो ये बेसिक टेस्ट है जो हमें रेगुलरली करवाते रहना चाहिए, जिससे हम आगे की बीमारियों को रोक सकते हैं। और एक बहुत ही अनकॉमन है जो ब्लड टेस्टिंग से ही पता चलता है, वो है मेटल पॉइजनिंग, हेवी मेटल पॉइजनिंग। हेवी मेटल पॉइजनिंग यानी कि मर्क्यूरी, लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स है। ये स्पेशली अल्टरनेटिव मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। सो अगर जो कोई भी क्रॉनिकली ले रहा है, यानी बहुत अरसे से ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है और उनको कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स है, तो उनको हेवी मेटल पॉइजनिंग हो सकता है और इनकी टेस्ट ज़रूर करवानी चाहिए। तो ये एक अनयूजुअल है कि ये मिस आउट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं फिर भी पेशेंट अनकंफर्टेबल रहता है। और जब हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि भाई आप क्या दवाई ले रहे थे आपकी बीमारी के लिए, बहुत पुरानी अरसों की बीमारी या जो भी है आपको, तो कहते थे हम आयुर्वेदिक ले रहे थे या किसी और वैद्य के से दवाइयाँ ले रहे थे। और उसमें कंटेंट जब देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें काफ़ी हेवी मेटल की दवाइयाँ दी गई है, जिनमें लोड्स ऑफ जिंक है, लेड है, मर्क्यूरी है। तो ये पॉइजनिंग लेट स्टेज में हो सकती है, तो इनके लेवल्स भी कराना चाहिए अगर आपको सस्पिशियस हो तो।
इन 3 विषयों पर मैंने सारी जानकारी दी है जिनके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। आई होप कि आपको आपके उत्तर मिल गए होंगे। इस विषय पे मैंने जितना ज्ञान दे सकता था, जो सरलता से मैं बता सकता था, उतना आपको बताया है। और अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न बाकी हो तो आप कृपा करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बता सकते हो।